गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और भाई क्या हाल चाल है? देखो 2 दिन से थोड़ी टेक्निकल इश्यू आ रही है नेट प्रॉब्लम में, इस वजह से आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिल रही है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको सूचित किया था कि हम 2 सब्जेक्टों को एक साथ लेकर चलेंगे, जिसमें साइंस तो आपकी चल ही रही है। आज से अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके, ठीक है। राजस्थान जीके में हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे राजस्थान के इतिहास की, ठीक है। राजस्थान के इतिहास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के राजवंश। क्लियर भाई? ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के राजवंश, ठीक है। अब सबसे पहले राजस्थान के राजवंश का मीनिंग क्या हो गया कि वो सभी राजा जिन्होंने राजस्थान में राज किया, उन सभी के बारे में हम किसमें विस्तार से पढ़ेंगे? राजस्थान के राजवंश में। बात समझ में आई क्या भाई? राजस्थान के राजवंशों का मतलब क्या हो गया कि वो राजा जिन्होंने राजस्थान पर राज किया। अब वो कौन कौन से राजा हैं जिन्होंने राजस्थान पर राज किया, इन सब के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? राजस्थान के राजवंश में। क्लियर भाई? देखो वर्तमान का जो राजस्थान, जो हमारा स्वरूप में है, इस वर्तमान राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार ने मान्यता दी। यानी वर्तमान राजस्थान का स्वरूप कब आया? 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का एकीकरण पूर्णतः पूरा हो गया था। उस समय आपका वर्तमान राजस्थान का भौतिक स्वरूप हमारे सामने आया। यानी हम ये कह सकते हैं 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। लेकिन आज़ादी से पहले राजस्थान की मूल स्थिति यह नहीं थी जो वर्तमान में है, ठीक है। जैसे हम बात करें भारत की, भारत में अंग्रेजों ने 1801 में डायरेक्ट आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। यानी अंग्रेजों ने सीधे तौर पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था भारत में 1801 में, और 1801 से 1947 तक अंग्रेजों ने सीधे तौर के ऊपर किसके ऊपर आक्रमण किया? भारत पर। अंग्रेजों ने सीधे तौर पर भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है भाई, अंग्रेजों ने सीधे तौर पर भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया 1801 से लेकर 1947। अब वो क्षेत्र जिन पर अंग्रेजों ने सीधे अटैक कर अपना आधिपत्य जमा दिया, वो क्षेत्र कहलाए ब्रिटिश प्रांत। वो क्षेत्र कहलाए आपके क्या भाई? ब्रिटिश प्रांत। यानी ब्रिटिश प्रांत वो क्षेत्र जो सीधे के सीधे अंग्रेजों के कब्जे में थे, यानी जिनके ऊपर संपूर्ण राज या संपूर्ण अधिकार जिस क्षेत्र पर अंग्रेजों का था, वो क्षेत्र आपका कौन सा कहलाया? ब्रिटिश प्रांत। तो हम ये कह सकते हैं ब्रिटिश प्रांत वो क्षेत्र जिस पर सीधे तौर पर अंग्रेजों का अधिकार था। बात समझ में क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली हुआ। क्लियर भाई? दूसरा हमारे पास एक और चीज थी, प्राचीन भारत में रियासतें चलती थी। क्या चलती थी? रियासतें। अब रियासतें क्या होती है? रियासतें वो क्षेत्र है जिन पर जो शासन है वो स्थानीय शासकों का होता था, जबकि अंग्रेज उन शासकों से राजस्व प्राप्त करते थे। या फिर सीधे शब्दों में हम इस तरीके से समझ सकते हैं, वो प्रांत या वो क्षेत्र जहां पर अंग्रेज अपने अधीनों के द्वारा शासन कराते थे, उस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया? रियासतें। समझ में आए क्या? यानी हम रियासतों के बारे में क्या कह सकते हैं? यहाँ पर शासक कैसा होता है?
स्थानीय। यहाँ स्थानीय शासक का क्या होता है, शासन होता है। और भाई ये जो स्थानीय शासक है ये अधीन होता है, किसके अधीन काम करता है, अंग्रेजों के अधीन काम करता है। और अंग्रेजों को राजस्व देने का काम करते हैं यहाँ के स्थानीय शासक। वो क्षेत्र हमारा कौन सा कहलाता है, रियासतें। समझ में है क्या, क्लियर हो गया। अब देखो एक था हमारे पास ठिकाने, और हमारे पास क्या होते थे, ठिकाने। तो ठिकानों के बारे में अगर हम सीधे तौर पर समझे तो ठिकाने, जैसे कि हमने देखा है कि ठाकुर जो लोग होते थे या बड़े बड़े जमींदार होते थे, उनके अधीन दिया गया एक छोटा क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, ठिकाने। समझ में आया। यानी ठाकुरों तथा बड़े जमींदारों के अधीन छोटा क्षेत्र जिसके ऊपर राजस्व प्राप्त करने का अधिकार उन व्यक्तियों को दिया गया, वो क्षेत्र हमारा क्या कहलाया, ठिकाने। समझ में आया, क्लियर हो गया। ठिकाने क्या हो गया, तो भाई यहां से ठिकाने क्या हो गया आपका, ठिकाने क्या हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, वो क्षेत्र जो ठाकुरों तथा जमींदारों के अधीन हुआ करता था, उस क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दिया, ठिकाने। समझ में है क्या मेरे भाई, इतनी बात समझ में है क्या। ब्रिटिश प्रांत वो क्षेत्र जो सीधे तौर पर अंग्रेजों के आधिपत्य में था, ब्रिटिश प्रांत कहलाया। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली। रियासतें स्थानीय शासकों का तो जहाँ पर शासन होता था, तथा वो स्थानीय शासक किसके अधीन काम करते थे, अंग्रेजों के अधीन काम करते थे, वो क्षेत्र क्या कहलाया हमारा, रियासतें। ठिकाने बड़े ठाकुर तथा बड़े जमींदारों के अधीन दिया गया क्षेत्र जहाँ से राजस्व स्थानीय शासक वसूल प्राप्त करता था, वो क्षेत्र हमारे क्या कहलाया, ठिकाने कहलाया। समझ में है। अब देखो हमारा जो भारत था, भारत में कुल रियासतों की संख्या कितनी थी, 562। भारत में कुल रियासतों की संख्या कितनी थी भाई मेरे, 562। यानी कि भारत में कुल 562 रियासतें थी जहां पर राजाओं का शासन चलता था। अब भारत में एक बिस्मार्क का जन्म हुआ। अब बिस्मार्क कौन हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इन सभी रियासतों का एकीकरण करने का प्रारंभ किया। ऐसा ही कार्य जर्मनी में एक व्यक्ति था बिस्मार्क, जिसने वैश्विक स्तर पर अपने संपूर्ण जर्मनी को एकीकृत किया। इसलिए जर्मनी में उस व्यक्ति को बिस्मार्क कहा जाता है। तो उसी की तुलना भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल से की गई, और भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क की उपाधि दी गई। समझ में है। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्लियर भाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी रियासतों का एकीकरण कराया। ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने भारत के उपलक्ष्य में बात की कि भारत के उपलक्ष्य में कुल रियासतों की संख्या आपके पास कितनी हुई, 562। अब हम बात करेंगे राजस्थान के स्वरूप में या राजस्थान के उपलक्ष्य में कि राजस्थान में कितनी रियासतें, कितने ठिकाने और कितने चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे या केंद्र शासित प्रदेश। देखो भाई, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी, कुल रियासतें कितनी थी, 19। यानी राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, यानी कि 19 राजाओं का शासन राजस्थान में था। ठिकानों की बात की जाए तो राजस्थान में कुल ठिकाने आपके पास कितने थे, 3। राजस्थान में कुल ठिकाने कितने थे, 3। क्लियर हो गया। अब ये जो 3 ठिकाने कौन कौन से थे, पहला था कुशलगढ़, और ये कुशलगढ़ वर्तमान में कहां पड़ता है, बांसवाड़ा। बात समझ में आई क्या, क्लियर हो गया। दूसरा है ठिकाना था आपका नीमराना, और ये नीमराना कहां पड़ता है भाई, आपके अलवर। समझ में आई क्या। तीसरी ठिकाना था आपका लावा, जो प्राचीन समय में तो जयपुर रियासत का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में
ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? टोंक। बात समझ में आई क्या? ये 3 रियासतें राजस्थान में थी। क्लियर भाई? अब सॉरी 3 ठिकाने राजस्थान में थे। वही एक था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों को हम किस नाम से जानते हैं? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? वो क्षेत्र जो सीधे तौर पर भारत के वायसराय के अधीन होते थे, यानी जहां पर संपूर्ण शासन व्यवस्था भारत का वायसराय संभालता था, उस क्षेत्र को क्या नाम दे रहे थे? केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 4 थी, जबकि राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 1 थी। यानी कि राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कितना था? 1, जो कौन सा था आपका? अजमेर। वर्तमान का क्या है? अजमेर। समझ में आया? क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट परेशानी? अब देखो ध्यान से, अब ये जो रियासतें हैं हमारे पास, इन रियासतों में राज किसने किया? राजाओं ने। भाई रियासतों पर राज किसने किया? राजाओं ने। अब इन राजाओं ने जो राज किया, तो राजाओं ने राज किया, राजाओं की पीढ़ी ने जो राज किया, तो वो कहलाए राजवंश। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, अगर हमसे पूछा जाए कि संसार का सबसे प्राचीनतम राजवंश, संसार का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो आपको जवाब आना चाहिए भाई, संसार का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? गोहिल वंश। समझ में आई क्या? यानी संसार का सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? गुहिल वंश है। क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से, ये जो गुहिल वंश है, अब हमें पता है कि एक राजा का विस्तार क्षेत्र 1 से अधिक रियासतें होती थी, यानी एक राजा 1 से अधिक रियासतों पर अपना शासन चलाता था। तो ये गुहिल वंश भी 1 से अधिक शाखा, 1 से अधिक रियासतों तक फैला हुआ था। मुख्यतः गुहिल वंश जिस जिस क्षेत्रों में फैला हुआ था, उन क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़। कहाँ फैला हुआ था? मेवाड़ में। ठीक है। दूसरा हम बात करें, मेवाड़ के साथ साथ ये कहाँ पर फैला हुआ था, तो आपका जवाब आना चाहिए, मेवाड़ के साथ ये कहाँ पर फैला हुआ था? बांसवाड़ा में। मेवाड़ के साथ साथ ये कहाँ पर फैला हुआ था? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के बाद हम बात करें डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद हम बात करें प्रतापगढ़। ये वो क्षेत्र थे जहां पर आपका कौन सा वंश फैला हुआ था? गोहिल वंश। क्या बात समझ में आई क्या? यानी मेवाड़, बांसवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन 4 क्षेत्रों में कौन सा वंश फैला हुआ था? आपका गोहिल वंश। अब देखो ध्यान से, मैंने 4 क्षेत्र आपको बताए। पहला क्षेत्र कौन सा था? आपका मेवाड़। ठीक है। दूसरा कौन सा बताया? बांसवाड़। तीसरा कौन सा बताया आपको? डूंगरपुर। चौथा कौन सा बताया भैया आपको? प्रतापगढ़। अब जो मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक थे, ये अपने आप को क्या कहते थे? ये अपने नाम के आगे क्या लगाते थे भाई? रावल। क्या लगाते थे? रावल। यानी मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? रावल। और बाद में इन्होंने रावल के स्थान पर कौन सा नाम लगाना प्रारंभ कर दिया? महाराणा। समझ में आया क्या? यानी मेवाड़ रियासत के जितने भी गुहिल वंश के शासक थे, ये अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? रावल। और रावल के बाद इन्होंने क्या नाम लगाया? महाराणा। समझ में आया? शेष तीनों रियासतों के शासक अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? महारावल। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि मेवाड़ के शासक तो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? रावल। बाद में इन्होंने क्या लगाया? महाराणा। वहीं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इन क्षेत्रों की बात करें तो इन रियासतों के जो राजा थे, ये अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? महारावल। इतनी बात सबको समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? देखो, हमने बात की सबसे पहले राजस्थान में कुल रियासतों की संख्या कितनी थी? 19, ठिकाने 3, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 1। समझ में? अब जो 3 ठिकाने थे वो कौन कौन से थे? नंबर 1 कुशलगढ़, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ में। दूसरा नीमराना कहाँ पर पड़ता है? अलवर में। और लावा, जो जयपुर रियासत में उस समय था, लेकिन वर्तमान में ये किस जिले में आता है? टोंक जिले में। समझ में है क्या? इसके बाद हमने बात की
कि राजस्थान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हुई? एक। जो कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? वो क्षेत्र जो सीधे तौर पर भारत के वायसराय के अधीन आते थे, जिसके ऊपर संपूर्ण शासन व्यवस्था की बागडोर या फिर संपूर्ण कानून व्यवस्था बनाने का संपूर्ण अधिकार क्षेत्र किसके पास था? भारत के वायसराय के पास। वो क्षेत्र हमारा कौन सा कहलाया? केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हो गया। फिर मैंने बताया कि जो रियासत थी, रियासतों पर राज करने का काम किसका था? राजाओं का। और राजाओं की पीढ़ियां जिसमें राज करती गई और राजाओं की पीढ़ियों से ही मिलकर हमारा क्या बना? राजवंश। अगर आपसे पूछा जाए संसार का, देखो हम राजस्थान की नहीं पूरे संसार की बात करें, संसार का सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है? गोहिल वंश। अब जो रियासतें हैं, एक से अधिक रियासतों में एक ही राजवंश ने शासन किया। तो हमने सबसे पहले बात की किसकी? गोहिल वंश की। तो गोहिल वंश ने किन किन रियासतों में अपना साम्राज्य स्थापित किया? गोहिल वंश ने नंबर 1 किसने भाई? गोहिल वंश ने नंबर 1 मेवाड़, बांसवाड़ और उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद डूंगरपुर। इन रियासतों में किसका शासन रहा? गोहिली वंश का। जो मेवाड़ रियासत के जो गोहिल वंश थे, गोहिल वंश के जितने भी शासक थे, ये अपने नाम के आगे पहले तो रावल लगाते थे, बाद में इन्होंने महाराणा लगाना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ जो 3 रियासतें बच गई, इनके शासक अपने नाम के आगे महारावल शब्द का उपयोग करते थे। यहाँ तक कोई डाउट परेशानी? क्लियर भाई? आ रही बात समझ में? आगे बढ़े चलिए। अब देखो इन रियासतों के बारे में हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं। तो देखो अगर आपसे बात की जाए राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत, तो आपका जवाब आना चाहिए मेवाड़। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी हुई है भाई? मेवाड़। क्लियर हो गया। अगर तुमसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे नई रियासत, बताओ भाई राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी है? तो आपका आंसर आना चाहिए झालावाड़। राजस्थान की सबसे नई रियासत कौन सी? हमारी झालावाड़। समझ में है? दूसरा अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर, किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपसे सबसे बड़ी रियासत पूछा जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा? जोधपुर। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी होगी भाई? हमारी जोधपुर। अगर आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, तो आपका जवाब क्या रहेगा भाई? शाहपुरा। क्या रहेगा? शाहपुरा। बात समझ में आई क्या? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी रियासत कौन सी हो गई? शाहपुरा। क्लियर भाई? अगर आपसे ये पूछा जाए जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, तो जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी हो गई? जयपुर। कौन सी हो गई? जयपुर। समझ में आया भाई? क्लियर हो गया। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत हमारी कौन सी हो गई? जयपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एकमात्र मुस्लिम रियासत, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, तो वो कौन सी थी भाई? आपकी टोंक। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की वह रियासत जिसने सबसे पहले अंग्रेजों से सुलह किया, यानी प्रथम रियासत, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सबसे पहले अंग्रेजों से सुलह की या अंग्रेजों से समझौता किया, बताओ भाई वह कौन सी रियासत है जिसने सबसे पहले अंग्रेजों से समझौता किया? बताओ।
कि वह कौन सी रियासत है जिसने सबसे पहले अंग्रेजों से समझौता किया। तो आपका जवाब क्या रहेगा, बताओ फटाफट। सिरोही है या भाई करौली है, बोलो। तो आपका जवाब क्या रहेगा, करौली। समझ में है, क्लियर हो गया। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि वह अंतिम रियासत जिसने, या फिर हम ये कह सकते हैं वह रियासत है जिसने सबसे आखिरी में अंग्रेजों से समझौता किया, तो वो आंसर हमारा कौन सा रहेगा, सिरोही। कौन सी रियासत है आपकी, सिरोही रियासत। सिरोही रियासत वो रियासत है जिसने सबसे आखिरी में अंग्रेजों से समझौता किया। क्लियर भाई। अगर तुमसे पूछा जाए राजस्थान की वह रियासत जिसने सर्वप्रथम वन्य जीव अधिनियम लागू किया, क्वेश्चन आपके पास आया राजस्थान की वह रियासत जिसने सबसे पहले वन्य जीव अधिनियम पारित किया, तो आपका जवाब आना चाहिए कि राजस्थान की वह सबसे पुरानी रियासत जिसने वन्य जीव अधिनियम पारित किया वो कौन से भाई मेरे, जोधपुर। समझ में आई क्या, क्लियर भाई। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन सी है, तो अगर बात की जाए राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत, तो आपका आंसर कौन सा आना चाहिए, जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान की सबसे पिछड़ी हुई रियासत है, इसलिए जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। क्लियर हुआ। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि राजस्थान का अंडमान किस रियासत को कहा जाता है, राजस्थान का अंडमान, तो राजस्थान का अंडमान जिस रियासत को कहा जाता है वो रियासत भाई मेरे कौन सी है, जैसलमेर। तथा जैसलमेर ही वह रियासत है जिसे राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत के नाम से जाना जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने बेहद जरूरी है। सबसे पुरानी रियासत पूछी जाए आपकी, तो आंसर कौन सा रहेगा, मेवाड़। सबसे नई रियासत पूछी जाए, आंसर कौन सा रहेगा, झालावाड़। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी पूछी जाए, जोधपुर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी पूछा जाए, शाहपुरा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी पूछी जाए, जयपुर। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, टोंक। प्रथम रियासत जिसने सबसे पहले अंग्रेजों से समझौता किया, करौली। वह रियासत जिसने सबसे आखिरी में अंग्रेजों से समझौता किया, सिरोही। पूछा जाए आपसे वह रियासत जिसने सर्वप्रथम वन्य जीव अधिनियम लागू किया, जोधपुर। राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत, जैसलमेर, इसलिए जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। समझ में आई क्या, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलें भाई, चलो। तुमसे ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया, बताओ भाई। सारे भाई कमेंट में आंसर देंगे, वह कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ विद्रोह में भागे नहीं लिया। ठीक है, आगे चलते भाई। अब देखो ध्यान से, हमने अभी स्टार्ट किया संसार का सबसे प्राचीनतम वंश, आपने कौन सा बताया, गोहिल वंश। ठीक है, अब ये गोहिल वंश किन किन रियासतों में फैला हुआ था, सबसे पहले हमने बात की किस रियासत में भाई, मेवाड़ी। मेवाड़ी के बाद हमने किसकी बात की भाई, यहां से डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद हमने किसकी बात की भाई, यहां से प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद हम किसकी बात की, बांसवाड़ा। इन क्षेत्रों में, इन रियासतों में कौन सी रियासत फैली हुई थी आपकी, इन रियासतों में कौन सा वंश फैला हुआ था आपका, गोहिल वंश। क्लियर भाई। अब देखो ध्यान से, अब हम बात करेंगे सबसे प्राचीन रियासत कौन सी, मेवाड़। तो पहला पॉइंट तो हमें मेवाड़ी के बारे में ये क्लियर होना चाहिए, यह संसार की सबसे प्राचीन रियासतें थी। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए मेवाड़ ये क्या है, तो मेवाड़ के बारे में हमें पता होना चाहिए, यह है राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी जिसके ऊपर संसार का सबसे प्राचीनतम वंश गोहिल वंश का आधिपत्य रहा। ठीक है, अब देखो ये जो मेवाड़ है वर्तमान के किन किन जिलों से मिलकर, किन किन जिलों में मेवाड़ फैला हुआ था। तो देखो मेवाड़ कहाँ का था, मेवाड़ भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर,
और चित्तौड़गढ़। बात समझ में? ये वो क्षेत्र हैं जो कि मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा? भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। क्लियर भाई? अब देखो, बात की जाए कि ये जो मेवाड़ शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, यानी जो मेवाड़ शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो आपका जवाब आना चाहिए सर मेवाड़ शब्द है जो संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भाई? ये संस्कृत भाषा का। और मेवाड़ संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है, तो आपका जवाब आना चाहिए ये संस्कृत भाषा के मेवात शब्द से बना है। क्लियर भाई? समझ में है? अब देखो, मेवाड़, मेव प्लस वाड़। वाड़ का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना। मेव एक जनजाति थी, यानी हम ये कह सकते हैं मेव जनजाति द्वारा रक्षित क्षेत्र ही कौन सा कहलाएगा? हमारा मेवाड़। समझ में है क्या? क्लियर हो गया? अब देखो, जो मेवाड़ के शासक थे, जो मेवाड़ के गुहिल वंशी शासक थे, ये अपने आप को क्या मानते थे? सूर्यवंशी मानते थे। मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक स्वयं को क्या मानते थे? सूर्यवंशी मानते थे। अब क्वेश्चन ये आया कि मेवाड़ के जो ये शासक है स्वयं को सूर्यवंशी क्यों मानते हैं, या फिर स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, इस बात के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए मेवाड़ के शासक जो स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं, इस बात के प्रमाण मिलते हैं वहां पर पाए गए एक ध्वज से, यानी एक झंडे से। समझ में? अब इस ध्वज में क्या था? ये जो ध्वज है आपका, इस ध्वज के ऊपरी भाग पर, इस ध्वज के ऊपरी भाग पर क्या बना हुआ था? सूर्य। इस ध्वज के ऊपरी भाग पर क्या बना हुआ था? सूर्य बना हुआ था। तो सूर्य बना होने की वजह से इनको हमने किस वंश का मान लिया? सूर्यवंशी। अगर चंद्रमा होता तो ये कौन सा वंशी कहलाते? चंद्रमा वंशी। परंतु क्या बना हुआ है? सूर्य, इसलिए ये अपने आप को क्या कहलाते हैं? सूर्यवंशी कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या था? इसी झंडे पर क्या लिखा हुआ था? चित्तौड़गढ़। इसी झंडे पर क्या लिखा हुआ था भाई आपका? चित्तौड़गढ़। समझ में है? साथ ही साथ इस झंडे के दाएं भाग में, इस झंडे के दाएं भाग में एक भील सैनिक का चित्र अंकित है। इस झंडे के दाएं भाग में क्या बना हुआ है? एक भील सैनिक का चित्र बना हुआ है, जो हाथ में क्या लिए हुए? जो हाथ में भाला लिए हुए। समझ में है? जो हाथ में क्या लिए हुए हैं? भाला लिए हुए। क्लियर हो गया? साथ ही साथ झंडे के बाएं भाग में, बाएं भाग में एक क्षत्रिय सैनिक का फोटो है। क्लियर हो गया? अब देखो, दाएं भाग में भील सैनिक है, तो संभवतः वो भील सैनिक कौन थे? तो झंडे के दाएं भाग में जो भील सैनिक है, ये किसे माना गया है? ये पुंजा जी को माना गया है। यानी जो भील सैनिक है वो कौन है? वो पुंजा जी को माना गया है। ठीक है। पुंजा जी वो ही भील सैनिक है जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी। समझ में? देखो ध्यान से, हमने बात की सबसे पहले मेवाड़। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ एक संस्कृत भाषा का शब्द है, जो संस्कृत भाषा के मेवात शब्द से बना है। मेवाड़, मेव प्लस वाड़। वाड़ का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना। यानी वो अधिकार क्षेत्र जो मेव जनजाति द्वारा रक्षित था, उस क्षेत्र को क्या नाम दिया? मेवाड़ नाम दिया। समझ में है? इसके बाद हमने बात की मेवाड़ों में गुहिल वंश के शासक स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे। अब मेवाड़ के शासक स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे, इस बात के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो हमारा आंसर रहेगा कि इस बात के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? इस बात के प्रमाण हमें वहाँ पर पाए गए एक ध्वज से मिलते हैं। ध्वज की स्थिति क्या थी? ध्वज के ऊपरी भाग पर सूर्य का चित्र अंकित था,
तथा ऊपर लिखा हुआ था चित्तौड़गढ़, तथा ध्वज के दाएं भाग में एक भील सैनिक का फोटो था तथा ध्वज के बाएं भाग में एक क्षत्रिय सैनिक का फोटो था, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कहीं ना कहीं गुहिल वंश अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। समझ में है? साथ ही साथ मेवाड़ के जो शासक थे, इनका जो मेवाड़ी के जितने भी अपने शासक हुए, इनका ध्येय वाक्य क्या था? मेवाड़ी के शासकों का ध्येय वाक्य क्या था? तो इनका ध्येय वाक्य था, जो राखे दृढ़ धर्म ते ही राखे करतार। यानी इन शासकों का जो ध्येय वाक्य हुआ वो क्या हुआ? जो राखे दृढ़ धर्म ते ही राखे करतार। समझ में है? क्लियर हो गया? तो ये कहीं ना कहीं प्रमाणित करते हैं कि मेवाड़ के गुहिल शासक अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। इतनी बात समझ में है क्या? देखो, सबसे पहले हमने बात की गुहिल वंश किन किन रियासतों में फैला हुआ था? मेवाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़। समझ में है? इसके बाद हमने बात की कि यहाँ पर मेवाड़ के शासक सोम के नाम के आगे रावल, बाद में उन्होंने महाराणा लगाना प्रारंभ किया, जबकि ये तीनों रियासतों के शासक अपने नाम के आगे महारावल शब्द का यूज करते थे। फिर हमने बात की संसार का सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है? गुहिल वंश। अब जो गुहिल वंश जिस रियासत में चला वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, जिसे हमने किस नाम से जाना? मेवाड़ नाम से जाना। अब ये जो मेवाड़ है ये भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से मिलकर बना है। क्लियर हो गया? इसके बाद मैंने बताया मेवाड़ शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जो किस शब्द से मिलकर बना है? मेवात शब्द से मिलकर बना हुआ है। मेवाड़, मेव प्लस वाड़, जहां पर वाड़ का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना। समझ में है? इसके बाद हमने बात की ये शासक सोम को सूर्यवंशी मानते थे। इस बात के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? यहां से मिलेंगे ध्वज से। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो ध्यान से, आगे चलते हैं। देखो, विभिन्न इतिहासकार इन गुहिल वंशों के वंशों के बारे में क्या स्थिति स्पष्ट करते हैं? तो देखो ध्यान से, प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल अपने प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल गुहिलों की स्थिति के बारे में ये कहते हैं कि गुहिल अफगानिस्तानी शासक, अफगानिस्तानी ईरानी बादशाह नौशखा की संतान है। यानी अबुल फजल ने क्या बताया? अबुल फजल ने बताया कि ये अफगानिस्तानी ईरानी बादशाह नौशखा की संतानें हैं। समझ में? इसके साथ डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुहिल शासकों को सूर्यवंशी बताया गया। यानी गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो गुहिल शासक है ये क्या थे? सूर्यवंशी। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? साथ ही साथ हम बात करें जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथों के अनुसार ये गुहिल सैनिक शिलादित्य की संतान है। जैन ग्रंथों के अनुसार गुहिलों को शिलादित्य के संतान बताया गया। बात समझ में है क्या? टोड नैन्सी के अनुसार भी ये सूर्यवंश। देखो ध्यान से, ज़्यादा इतिहासकार कोई बारे में जानकारी लेने से कोई फायदा नहीं है, इनके बारे में फिर धीरे धीरे मत ही
विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों के विभिन्न प्रकार के मत थे, आप इन तीनों का ध्यान रख लेना। अबुल फजल के अनुसार ये ईरानी बादशाह नौशखा की संतान थी। गोपीनाथ मिश्र के अनुसार ये हमारे क्या थे, सूर्यवंशी कहलाए। साथ ही साथ जैन ग्रंथों ने इनको क्या कहा, शिलादित्य की संतान बताया। समझ में आई क्या, इतनी बात सबको क्लियर है। अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया विभिन्न इतिहासकारों के मत। अब हम बात करते हैं सबसे पहले विस्तार से गोहिल वंश की। देखो ध्यान से, इस गोहिल वंश को और किस नाम से जानते हैं? इस गोहिल वंश को ही गहलोत वंश भी कहा जाता है। इसी गोहिल वंश का क्या नाम हो गया, गहलोते वंश। इसी को ही गुहिलोदत्त वंश भी कहा जाता है। इसी वंश को क्या कहा जाता है, गुहिलोदत्त वंश। तथा साथ ही साथ आगे चलकर ये सारे के सारे वंश क्या कहलाए हैं, सिसोदिया वंश। बात समझ में आई क्या? यानी गोहिल वंश से क्या कहलाया, गहलोत वंश। इसी को कहा जाता है गुहिलोदत्त वंश, इसी को कहा जाता है सिसोदिया वंश। अब देखो, ये गोहिल वंश अपने आप को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी। गोहिल वंश अपने आप को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी। अब देखो किस तरीके से ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, क्या प्रमाण है, इन सब के बारे में अपन देखें विस्तार से। तो देखो, सबसे पहले यानी ये किस तरीके से ये कहते हैं कि हम सूर्य की संतान हैं। तो सबसे पहले ये सूर्य है, सूर्य के पुत्र का नाम क्या था, विवस्वान। सूर्य के पुत्र का नाम क्या था, विवस्वान। और विवस्वान के वंश का नाम, इनके वंशज का नाम क्या हुआ, दशरथ। यानी इनके पुत्र का नाम क्या था, दशरथ। अब इन दशरथ के पुत्र का नाम क्या था, भगवान राम। समझ में है? अब राम भगवान के दो बेटे, एक का लव और दूसरे का कुश। समझ में है? अब कुश के 108वें वंशज ये कौन थे, विजय भूप। इतनी बात समझ में आई क्या? अब देखो, यहां से लेकर यहां तक के शासक सूर्य के पुत्र विवस्वान के वंशज हमारे कौन थे, दशरथ थे। दशरथ के बेटे राम के दो बेटे लव और कुश के 108वें वंशज कौन है, विजय भूप। अब यहां से यहां तक के जितने भी शासक है, इन सभी शासकों का जो अधिकार क्षेत्र या फिर वो क्षेत्र जहां से ये अपने संपूर्ण राज कार्य चलाते थे, वो क्षेत्र जिसे राजधानी नाम दिया गया, वो कौन सा था, अयोध्या। यानी ये अपना शासन कहां पर बैठकर चलाते थे, अयोध्या में बैठकर चलाते थे। परंतु कुश के 108वें वंशज विजय भूप ने क्या किया, अपनी राजधानी को अयोध्या से स्थानांतरित कर राजस्थान के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में, और राजस्थान का दक्षिणी भाग कौन सा, वल्लभी, स्थानांतरित कर दिया। क्लियर हुआ क्या? यानी कि विजय भूप ने राजधानी को अयोध्या से राजस्थान के दक्षिणी भाग वल्लभी में ट्रांसफर या स्थानांतरित कर दिया। क्लियर हो गया? अब ये जो विजय भूप है, इन विजय भूप की 6वें वंशज का नाम क्या था, शिलादित्य। बात समझ में आई? यानी जो विजय भूप है, इन विजय भूप के 6वें वंशज का नाम क्या था, शिलादित्य। तो कहीं ना कहीं शिलादित्य को विजय भूप का वंशज भी कह सकते हैं, इनको कुश का वंशज भी कह सकते हैं, इनको भगवान राम का वंशज भी कह सकते हैं, इनको हम सूर्य का वंशज भी कह सकते हैं। इसलिए ये जो वंश है, ये अपने आप को सूर्यवंशी मानता है। यहां तक बात समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? अब देखो ध्यान से,
ये जो शिलादित्य थे, शिलादित्य की पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी परमार वंश की, जिनका नाम क्या था, पुष्पावती।